नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जुलाई 2022 में करवाई गई वर्ष 2019-20 की नियमित व रीअपीयर और वर्ष 2021 की नियमित डीएलएड परीक्षाओं का परिणाम वीरवार को घोषित कर दिया गया है। इस बारे में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह व सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि वर्ष 2021 का परीक्षा परिणाम 37.95%, वहीं अन्य परीक्षाओं का परिणाम 43.06 व 32.32% रहा। इस आशय की जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह एवं सचिव श्री कृष्ण कुमार हरियाणा प्रशासनिक सेवा ने आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वार्षिक प्रणाली के तहत डीएलएड प्रथम वर्ष 2021 नियमित परीक्षा में 11,319 छात्र अध्यापक प्रविष्ट हुए, जिनमें से 4,295 उत्तीर्ण रहे और 7,024 छात्र अध्यापकों की रीअपीयर आई है, जिनकी पास प्रतिशतता 37.95 रही। इस परीक्षा में 5,926 छात्र अध्यापिकाओं में से 2,552 छात्र अध्यापिका उत्तीर्ण हुई हैं, जिनकी पास प्रतिशतता 43.06 रही तथा 5,393 छात्र अध्यापकों में से 1,743 छात्र अध्यापक उत्तीर्ण हुए, जिनकी पास प्रतिशतता 32.32 रही। उन्होंने आगे बताया कि इसी प्रकार डीएलएड द्वितीय वर्ष 2020 नियमित परीक्षा में 13,763 छात्र अध्यापक प्रविष्ट हुए, जिनमें से 7,955 उत्तीर्ण रहे और 3,219 छात्र अध्यापकों की रीअपीयर आई है, जिनकी पास प्रतिशतता 57.80 रही। इस परीक्षा में 8,557 छात्र अध्यापिकाओं में से 5,306 छात्र अध्यापिका उत्तीर्ण हुई हैं, जिनकी पास प्रतिशतता 62.01 रही है और 5,206 छात्र अध्यापकों में से 2,649 छात्र अध्यापक उत्तीर्ण हुए हैं, जिनकी पास प्रतिशतता 50.88 रही है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड डीएड विभिन्न विषयों के परीक्षा परिणाम आज घोषित कर रहा है। डीएड नियमित रीअपीयर परीक्षा जुलाई 22 का परिणाम आज घोषित कर दिया गया है और बोर्ड के सभी परीक्षार्थी अपनी बोर्ड की वेबसाइट पर आज 4 बजे से देख सकेंगे। प्रथम वर्ष डीएड 2021 नियमित विद्यार्थी थे, कुल 11,319 छात्र अध्यापक ये प्रविष्ट हुए, जिसमें से 4,295 उत्तीर्ण हुए और 7,024 छात्र अध्यापक रीअपीयर आई। उनका परीक्षा परिणाम 37.95% रहा। इस परीक्षा में 5,393 छात्र अध्यापक थे और 1,743 छात्र अध्यापक उत्तीर्ण हुए, जिसका पास प्रतिशतता 32.32 रही तथा 5,926 छात्र अध्यापिकाओं में से 2,552 छात्र अध्यापिकाएँ उत्तीर्ण हुई, जिसका पास प्रतिशत 43.06% रहा। इसी प्रकार डीएड द्वितीय वर्ष 2020 नियमित रेगुलर परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम, इसमें परीक्षा में 13,763 छात्र अध्यापक प्रविष्ट हुए, जिसमें से 7,955 उत्तीर्ण हुए तथा 3,219 छात्र अध्यापकों की रीअपीयर आई, जिसका पास परिणाम 57.80% रहा। प्रथम वर्ष डीएड 2020 रीअपीयर यानी कि जो कंपार्टमेंट के विद्यार्थी 2020 के, उनका इस परीक्षा में 2,133 छात्र अध्यापक प्रविष्ट हुए, जिसमें से 1,184 उत्तीर्ण हुए व 920 छात्र अध्यापक रीअपीयर आए। इन परीक्षा परिणाम 55.51% रहा। इसी प्रकार डीएलएड 2019 रीअपीयर, उसमें 298 छात्र अध्यापक प्रविष्ट हुए, जिसमें से 149 उत्तीर्ण हुए और जिनकी पास प्रतिशतता 50% रही। तो 149 छात्र अध्यापकों का परिणाम नॉट फिट फॉर डिप्लोमा रहा, यानी कि ऐसे अध्यापक जिनके प्रथम वर्ष में रीअपीयर के जो चांस दिए थे पूरे कर लिए और पूरे नहीं कर पाए, वो नॉट फिट फॉर डिप्लोमा माने जाते हैं। रीअपीयर का परीक्षा परिणाम, उसमें 556 छात्र अध्यापक प्रविष्ट हुए, जिसमें से 425 उत्तीर्ण हुए, जिनकी पास प्रतिशतता 76.44% रही और 131 छात्र अध्यापक नॉट फिट फॉर डिप्लोमा रहे। डीएड परीक्षाओं की संस्थावार परिणाम शीट्स परफॉर्मेंस शीट संस्थाओं के लॉगिन आईडी पर भेज दी जाएगी और ऐसे छात्र अध्यापक जिनकी परीक्षा शुल्क 800 रुपये प्रति विषय है, एक से अधिक विषयों में रीअपीयर फेल परीक्षा शुल्क प्रति विषय 200 रुपये अतिरिक्त होगा व अधिकतम परीक्षा शुल्क 2,000 रुपये लगेगा।
16 के 10 से 16 अक्टूबर तक वो बोर्ड की साइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और कोई विद्यार्थी हमारे परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है, रीचेकिंग, रिविलेशन या फोटोकॉपी चाहता है, तो 20 दिन के अंदर वो पुनः जांच या पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। 3 गणित, जिसको वैदिक गणित के नाम से जाना जाता है, हरियाणा सरकार द्वारा हमें ये अनुमति मिल गई है कि वैदिक गणित की पुस्तक 6ठी से 10वीं तक की एक इकट्ठी बनाई जाए और प्रत्येक खंड पर सरकार ने 119-20 खंड माने हुए हैं और 3 स्कूलों पर हम एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको चला करके देखेंगे। तो उसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 40,000 पुस्तकें ये वैदिक गणित की छपाई हैं और आज उनका अनावरण भी किया जा रहा है। तो उनसे ये पूछा गया था कि बताइए क्या वेदों में और क्या अलग अन्य शास्त्रों में क्या गणित और साइंस है। तो उन्होंने 1911 से 18 तक उन सूत्रों का जो है ध्यान से पढ़ा और देखा कि हाँ इसमें, उसके बाद डिक्लेयर किया कि इसमें जो सूत्र लिखे हुए हैं वो साइंस और मैथमेटिक्स को हल करने में बहुत ही योगदान करते हैं। और उन्होंने 16 सूत्र और 13 उपसूत्र दिए, जिनकी सहायता से उन्होंने एक जो 1965 में किताब लिखी गई, तो उसमें ये ऐसा दर्शाया गया कि जो कैलकुलेशन है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन है, चाहे वो डिवीजन है, चाहे वो भाग है, चाहे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, तो जो हम पूरे एक एक पेज में जो बच्चे प्रश्न करते हैं, वो प्रश्न केवल मात्र बच्चा एक सूत्र है विलोपनम, उसको देखते ही उसको हल कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी खूबी है। दूसरी खूबी ये है कि अभी अभी एक स्वामी जी ने भी जिक्र किया है उस सूत्र का। ट्रिग्नोमेट्री में लगभग 100 सूत्र एक ही सूत्र से ड्राइव कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी जो है योगदान होगा। अगर हम इसको लागू करते हैं तो बच्चों को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बच्चे अगर भूल जाते हैं तो उस सूत्र को खुद ड्राइव कर सकते हैं। यानी अभी तक क्या होता आ रहा है कि हम लोग बच्चों को रटवाते हैं और बच्चे रटने से दूर भागते हैं, लेकिन सारा मैथमेटिक्स, ये कहा जाता है कि मैथमेटिक्स रटने की बात नहीं है, मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंडिंग की बात है, तो इसलिए उसको अंडरस्टैंड किया जाए। तो एक तो ये हुआ कि ये जो है क्रैमिंग नहीं है इसमें। दूसरी बात ये है कि फास्ट कैलकुलेशन है। तीसरी बात ये है कि मेमोराइज जो है इसमें कम करना पड़ेगा और ज़्यादा कैलकुलेशन फास्ट होगी। वीरवार को स्वास्थ्य विभाग के फूड सेफ्टी ऑफिसर जोगेंद्र कुमार व फ्लाइंग स्क्वाड प्रभारी सुनील कुमार की टीम द्वारा दिनोद गेट पर स्थित मिठाई के गोदाम पर छापामार कार्रवाई की गई। दीपावली के त्यौहार पर मिठाइयों में मिलावट की आशंका को मद्देनजर रखते हुए टीम द्वारा अनेक मिठाइयों के सैंपल्स भी लिए गए। दीपावली पर लोगों को शुद्ध मिठाइयां खाने को मिले, लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसी उद्देश्य को लेकर सीएम फ्लाइंग ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर मिठाइयों के गोदामों पर छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने मिठाइयों के सैंपल भी लिए। सैंपलिंग के बाद उन्होंने कहा कि किसी को नकली मिठाई के बारे में जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। दीपावली के त्यौहार पर मिठाइयों की बिक्री अधिक होती है, लोग मिठाइयाँ खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। लोगों को शुद्ध मिठाई उपलब्ध हो, इसके लिए सीएम फ्लाइंग ने स्वास्थ्य विभाग के फूड सेफ्टी ऑफिसर जोगेंद्र के साथ मिलकर छापेमारी की। ऑफिसर भिवानी ने आज सीएम फ्लाइंग और एफडीए की टीम, संयुक्त टीम ने आज ये तीसरी रेड है। अब तक 2 जगह पर रेड हो चुकी है, ये तीसरी रेड है। ये दिवाली के मध्य में ऊपर से आदेशों के हिसाब से ये रेड की गई है और ये दिवाली तक लगातार रेड चलती रहेंगी ताकि लोगों को खाने का शुद्ध सामान मिल सके। क्या पाया गया सर यहाँ पर? सर यहाँ पर जो यहाँ रेड है, यहाँ पर बस जो काम करने वाले थे उन्होंने न तो कोई टोपी ओढ़ी हुई है, सफाई तो यहाँ ठीक थी, पर बस ये है कि इन्होंने हाइजीनिक टोपी और हाँ यहाँ पर 2 सैंपल लिए गए। तो कब तक जांच होगी? ये सर आज ही
जो है चंडीगढ़ लैब में चले जाएंगे और इनकी 15 से 20 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। सर क्या कहें, किस प्रकार की मिलावट हो सकती है और स्वास्थ्य पर किस प्रकार का? सर देखो, मिलावट के बारे में जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती किसी के प्रोडक्ट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, और जो ही रिपोर्ट आ जाएगी हम आप लोगों से वो साझा करके आपको बता देंगे। तो किस प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ता है अगर मिलावट होती है तो? सर मिलावट 3 तरह की होती है, एक तो मिस ब्रांड, एक सब स्टैंडर्ड और एक अनसेफ। अगर मिस ब्रांड है तो वो है कि भाई हमने कंज्यूमर को जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो थोड़ी सी गलत दे रहे हैं, और सब स्टैंडर्ड का मतलब है कि सरकार ने कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किए हुए हैं चीज़ों के, उनसे कम स्टैंडर्ड है, और अगर अनसेफ है तो उसका हेल्थ पर इंजरियस अफेक्ट होता है। तो यहाँ देखिए गया मिठाइयों दोनों जगह ज़्यादा रंगों का प्रयोग किया गया, किसको ज़्यादा? सर रंग, अगर सरकार ने कुछ मिठाइयाँ ऐसी हैं कि जिनमें रंग परमिटेड है और कईयों में ऐसा है कि रंग परमिटेड नहीं है, ये सर हम लैब में भेजेंगे। लैब के बाद ही, रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि इनमें परमिटेड है या नहीं है और क्या एडवर्स इफेक्ट होगा। संस्कृत भाषा के महान विभूति पंडित शिवनारायण शास्त्री खरकिया अब हमारे बीच नहीं रहे और दशहरे के दिन संस्कृत की विरासत हमें सौंपते हुए पंचतत्व में विलीन हो गए। गौरतलब है कि 98 वर्षीय शिवनारायण शास्त्री जिन्हें अपनी देह का दान पहले ही अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में शोध के लिए किया हुआ था, उनकी अंतिम यात्रा में हजारों नागरिकों ने पहुंचकर उन्हें अंतिम विदाई दी। करीबन 1 महीने के संघर्ष के बाद भिवानी के संस्कृत के विद्वान पंडित शिवनारायण शास्त्री खरकिया का देहावसान हो गया। 1 महीने से ज्यादा दिल्ली के मैक्स अस्पताल में वो उपचाराधीन थे। उनकी सेवा में रत शिव कुमार शर्मा व शास्त्री के अभिन्न अंग जगत नारायण भारद्वाज ने बताया कि 83 वर्षीय शास्त्री जी कूल्हे की हड्डी का ऑपरेशन होने के बाद से ही इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थे। गौरतलब है कि उन्होंने अपनी देह को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में दान किया हुआ है। उनकी देह को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज लेकर जाया जाएगा। सांस्कृतिक मंच के परामर्शदाता के रूप में उन्होंने मंच को खूब ऊंचाइयां प्रदान की। उनकी गिनती संस्कृत के प्रकांड विद्वानों में आती थी। उनका नाम संस्कृत के विद्वानों में आदर पूर्वक लिया जाता था। हरियाणा संस्कृत अकादमी का सर्वोच्च वाल्मीकि पुरस्कार के अतिरिक्त उन्होंने अनेकों सम्मान प्राप्त किए। उनके द्वारा किए गए जन कल्याण के कार्यों को आने वाली पीढ़ियां सदैव स्मरण रखेंगी। इस अवसर पर महाराज अशोक गिरी के अलावा अनेक गणमान्य व्यक्ति पहुंचे और भिवानी के प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बिछुड़ने पर शोक प्रकट किया। पंडित शिवनारायण शास्त्री खरकिये ये संस्कृत के इतने प्रकांड विद्वान रहे हैं। एक तो हरियाणा संस्कृत अकादमी के जो शीर्षस्थ पुरस्कार है वाल्मीकि पुरस्कार, उससे भी बढ़ करके जो संस्कृत साहित्य के गौरव पुरस्कार है उसके आप प्राप्त कर चुके हैं, और इतने बड़े दानवीर भी थे। सांस्कृतिक मंच जो भिवानी की एक प्रतिष्ठित संस्था सांस्कृतिक सदन के नाम से उन्होंने जगह दी है, और महंत अशोक गिरी जी को उन्होंने कुसुमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करा करके वो उन्होंने दान स्वरूप दिया है। और आस्था एक दिव्यांग विद्यार्थियों का स्कूल चलता है श्री विजय शर्मा जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुमन शर्मा जी के द्वारा, तो उनको भी वो दान दिया है। और इतने बड़े उदार हृदय उनका संस्कृत के विद्वानों में हरियाणा क्या पूरे भारतवर्ष में उनको एक अग्रणी विद्वान के रूप में गिना जाता था। और मैंने उनके साथ रह करके नेशनल म्यूजियम में, जिस समय में मुरली मनोहर जोशी जी शिक्षा मंत्री होते थे, उनके करकमलों के द्वारा वे सम्मानित हुए हैं। और एक भगवती प्रसाद जी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, उनके करकमलों द्वारा सम्मानित हुए हैं। अपने भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके द्वारा करकमलों द्वारा भी सम्मानित हुए हैं। मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा भी सम्मानित हुए हैं। ऐसा कोई भी संस्कृत का विद्वान नहीं है जो इनसे अपरिचित हो। इनकी विशेष तौर पर निरुक्त की पुस्तक आज भी MA कक्षाओं में लगती है। इसके अतिरिक्त पांडुलिपियों के बारे में जितने इनकी पांडुलिपि थी सारी की सारी उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर दान दी है। आज तक ये भी पता चला है कि इन्होंने अपना घर भी यहाँ बंसीलाल यूनिवर्सिटी को ही दान कर रखा है, जो उनकी धर्मपत्नी के शरीर पे पूरा होने के बाद वो दान शुरू दिया जाएगा। आज उनके देहांत पर सांस्कृतिक मंच, आस्था पब्लिक स्कूल, महंत शंकर गिरी जी मठ का और अनेक संस्थाओं के अश्रुपूरित नैनों से उनको विदाई दे रहे हैं। और उन्होंने देह दान की है अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज वाले भी अभी आने वाले हैं, उसी के में इन्होंने अपना शरीर भी दान दिया है। ऐसे दुर्लभ व्यक्तित्व जिन्होंने अपना सर्वस्व दान दिया है, बहुत कम विभूति ऐसी।
मैं जानकिरण हूँ और सन 1971 में उनसे पढ़ने के लिए प्रथम वर्ष मेरा था, तब से लेकर अभी तक मैं जुड़ा हुआ हूँ। जब भी कोई बात होती थी शिक्षा की, वो मुझसे बात कर रहे थे। और एक अद्भुत स्थिति ये रही कि जिस दिन उनका ऑपरेशन था और लिफ्ट में हम उन्हें ऊपर ले जा रहे थे, और जैसे ही मैंने प्रवेश किया मुझे देखा और कहा, मेरी किताबों का तुम्हें ध्यान रखना है, उसका प्रकाशन करना है और इनसे विश्वविद्यालय वालों से बात करनी है। मैंने कहा चिंता मत करो, मेरी किताबें वहाँ भी हैं, उनका हाथ के लिखे हुए कागज़ है। मैंने कहा बिल्कुल चिंता मत छोड़िए और चिंता मत कीजिए। फिर कुछ उन्होंने ये कहा कि देखो मैं तो मान कर चलता हूँ कि मैं एकादशी वाले दिन अपना शरीर छोड़ूंगा, और बाई चांस आज 12 बजे एकादशी शुरू होती है और 1:06 पर उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं बहुत अपनी इच्छा से ही अपने देह का त्याग करूँगा, और मुझे लगता है कि वो पूरी एक प्रक्रिया उसका अनुपालन की है। और जैसे बताया, वो वस्तुतः एक दिव्य आत्मा के रूप में आए हैं, क्योंकि मैं तो उनके पास रहा हूँ, 1 वर्ष देखा है किस प्रकार से वे करते थे। तो 1971 से लेकर आज लगभग कितने वर्ष हो क्या कहना महाराज? छोटे काशी के जो शिवानंद शास्त्री जी थे, वासुदेव उनका अपने पंच महाभूत त्याग कर देवलोक गमन किए हैं। शास्त्री जी विषय में जितना घटना कम है। शास्त्री जी मेरे गुरु जी थे, मैंने उनसे व्याकरण का जो आई उन्हीं किए होंगे या उसके हमारे जो सूत्र हैं, जो लेकिन नींव है वो मैंने उनसे किया था। अन्य को अनेक विद्वान उन्होंने पैदा किए हैं इस सृष्टि के लिए, या कि अध्यात्म के लिए या सामाजिक कार्य बहुत किए, सांस्कृतिक मंच हो, विश्वेश्वर महादेव, अनेक कार्य, यहाँ तक कि उन्होंने अपना सब कुछ दान दे दिया। के पश्चात उन्होंने शरीर का भी दान दिया है। उनकी 3 संहिताएँ विषय, एक कहा गया कि रुद्री, सप्तशती, मार्कंडे, अनेक ग्रंथ है जो उन्होंने सहज रूप में सहज अपना ज्ञान, यानी कि 87 वर्ष उन्होंने ज्ञान में लगा दिए। अंत तक उन्होंने यह किया कि मम ज्ञान जो ना किम न लभेत, कि मेरा ज्ञान प्राप्त से क्या लाभ नहीं होगा। अगर शास्त्री जी का विधि और विधान से अगर हम देखें तो पूजनीय थे, और वो पूजनीय हमेशा रहेंगे। वो ऐसा कार्य करके गए हैं जो आम व्यक्ति करने से परे है। धन तो दान सब दे सकते, लेकिन पंच भौतिक दान के बाद अपना सिर भी उन्होंने दान दिया कि कुछ ना कुछ सीख सके। ऐसे शास्त्री जी को नमन है। हमारे गुरु जी आज गए, छोड़ के गए हैं, लेकिन अनेकों ने यहाँ धरती पे। वर्ष 2022-23 के लिए कृषि एवं कल्याण किसान विभाग द्वारा कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए CRM स्कीम के तहत कृषि विभाग द्वारा मांगे गए ऑनलाइन आवेदनों पर वीरवार को ड्रा निकाला गया। इस बारे में सहायक कृषि अभियंता नसीब सिंह धनखड़ ने बताया कि कुल प्राप्त 440 आवेदनों में से 107 किसानों का चयन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज दलाल द्वारा ड्रा निकालकर किया गया। विस्तार से जानकारी देते हुए सहायक कृषि अभियंता ने बताया कि चयनित किसानों की सूची सहायक कृषि अभियंता भिवानी के कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कर दी गई है और किसानों को इस बारे में दूरभाष पर भी संदेश दिया जाएगा। चयनित किसान अपने आवश्यक दस्तावेज जैसे परिवार पहचान पत्र व आधार कार्ड, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण, पैन कार्ड, अनुसूचित जाति का लाभ लेने हेतु अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र व लघु एवं सीमांत किसान का लाभ लेने हेतु संबंधित पटवारी की रिपोर्ट, किसान भिवानी जिले का स्थायी निवासी हो व किसान के पास हरियाणा राज्य में पंजीकृत वैध ट्रैक्टर की RC केवल ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए, IFSC कोड सहित चालू बैंक का खाता संख्या और स्वयं घोषणा पत्र के किसान ने पिछले 2 वर्षों के दौरान इस वर्ष अनुदान पर लिए जाने वाले कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ नहीं लिया है और किसान अपने खेत में फसल अवशेषों में कभी आग नहीं लगाएगा आदि सहायक कृषि अभियंता भिवानी के कार्यालय में 14 अक्टूबर 2022 तक जमा करवाएं। जिन किसानों के दस्तावेज विभागीय निर्देशानुसार सही पाए जाते हैं उन्हें अनुदान पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। इस बारे में उप कृषि निदेशक भिवानी श्री आत्माराम गोदारा ने बताया कि जिले में लगभग 55,000 एकड़ धान की फसल बिजाई की गई है जो लगभग पककर तैयार हो चुकी है। किसानों से अनुरोध है कि फसल कटाई के उपरांत फसल अवशेषों में आग न लगाएं। रिपोर्ट कर दिया था, तो इस मीटिंग में ये था कि जो पराली इस टाइम जो धान कटाई होगी उसके बाद पराली होगी तो उस पराली को मैनेज कैसे किया जाए, न जलाकर उसको ज़मीन में मिट्टी में मिलाकर और उसका कैसे प्रबंधन किया जाए ताकि वायु प्रदूषण ना हो, उसके खेतों की ज़मीन हो, जलाई ना था उसकी। इसके लिए बहुत से इम्प्लीमेंट दिए हमने। तो हमारे ज़िले में लगभग 440 एप्लीकेशन हमारे पास आई हुई थी और 107 एग्रीकल्चर औजार जो किसानों को हमें देने थे उनका उपायुक्त महोदय के अध्यक्षता में ड्रा किया गया और ड्रा में हमारे भिन्न भिन्न गाँव से किसान आए हुए प्रोग्रेसिव किसान
और एलडीएम बैंक से और कृषि विज्ञान केंद्र से साइंटिस्ट और अदर डिपार्टमेंट के जो भी मेंबर सारे उपस्थित थे, इनकी सबकी उपस्थिति में और उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार हमने ड्रा किया और ड्रा में जिन जिन किसानों का आया उनको हमने लिस्ट निकाल के और सीन करवा ली है उपायुक्त महोदय से। और आगे जैसे भी किसान भाई हमारे ये इम्प्लीमेंट खरीद के लाएंगे और जैसे बिल अपलोड करेंगे पोर्टल पर तो उनको फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। और इस फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार हमने एक कमेटी बनाई है जो ब्लॉक वाइज किसान जो भी होंगे जिनको एलिजिबल समझा जाएगा यंत्र के लिए वो यंत्र लेके आएंगे और उसी ब्लॉक पे उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। और जैसे ही फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो उसके तुरंत 2 दिन बाद में उसके खाते में पेमेंट डाल दी जाएगी। तो आज का ये था कि क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट CRM स्कीम है हमारी। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य ये है कि वायु प्रदूषण न हो, खेत की मिट्टी ना जलाई जाए, क्योंकि खेत की मिट्टी को जब धान की पराली को जलाते हैं तो खेत की मिट्टी में जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी हमारे लाभदायक बैक्टीरिया है, वो सारे के सारे मर जाते हैं। डोभी तालाब के पास गीता भवन मंदिर प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज की प्रेरणा से व वेदनाथ महाराज के सानिध्य में मंदिर महंत भग्गू महाराज के द्वारा बीते 2 अक्टूबर से करवाई जा रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान वीरवार को श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाया गया। वहीं कथावाचक द्वारा सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं को भगवान कृष्ण के बचपन की लीलाओं का वर्णन किया गया। छोटी काशी में समय समय पर धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन चलता रहता है। इसी कड़ी में स्थानीय गीता भवन में 2 तारीख से चल रही श्रीमद् भागवत कथा में बुधवार को कृष्ण जन्म का उत्सव मनाया गया। काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यहां आकर भागवत कथा का आनंद लिया और भजनों का आनंद भी लिया। साथ ही साथ विशेष रूप से जोगीवाला मंदिर के महाराज वेदनाथ जी की उपस्थिति रही। यहाँ पर आने वाले लोगों का कहना था कि भागवत सुनकर उन्हें संपूर्ण आनंद मिल रहा है। भग्गू महाराज ने बताया कि 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक भागवत कथा सुनाई जा रही है और 9 तारीख को हवन और भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़े बड़े विद्वान व महापुरुष भी शिरकत करेंगे। माँ दीदी ने कश्यप ऋषि से प्रार्थना की है कि प्रभु मेरे पुत्र श्रीहीन है, पयोव्रत व्रत माँ दीदी ने किया है 12 दिन का। इसी व्रत के प्रभाव से आदित्य कश्यप के यहाँ भादो शुक्ल द्वादशी को अभिजित मुहूर्त में भगवान वामन का जन्म हुआ। जय श्री कृष्ण। मैं प्रवीण शर्मा। गीता भवन मंदिर में ये भागवत का कार्य चल रहा है, जिसमें आज चौथा दिन है और 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक ये भागवत चलेगी और फिर 9 तारीख को यज्ञ किया जाएगा। और जिसमें आज हम कृष्ण जन्म का महोत्सव मना रहे हैं, जिसमें आदरणीय श्री वेदनाथ जी जोगीवाला मठ से और आचार्य सुरेश आचार्य जी, श्री रतनलाल शास्त्री जी और बड़ी बड़ी विभूतियाँ आज हमारे इस प्रांगण में आए हैं। बहुत अच्छा ये प्रोग्राम हमारा। ये छोटी काशी की पावन धरा ब्रह्मलीन बाबा गणेशानंद जी की गीता भवन में मंद भागवत कथा ज्ञान योग का सप्ताह चल रहा है। इसको करने के लिए संजय शास्त्री जी पहुँचे हैं, जो भागवत सुना रहे हैं भक्तों को। और आज चौथे दिन पर कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें भिवानी के जोगीवाली मंदिर से हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय वेदनाथ जी पधारे हैं और बहुत सारे शास्त्री जो हैं, शास्त्रीगण जो हैं वो हमारे बीच पहुँचे हैं। उस पर हमने सबका स्वागत किया है, दुपट्टा पहनाकर मान सम्मान किया है। और यह 9 तारीख को पूर्ण यज्ञ और आहुति की जाएगी, जिसमें विश्व कल्याण सुख शांति के लिए यह भागवत कथा का आयोजन किया गया है। निस्वार्थ भाव से किया गया। हरियाणा सरकार द्वारा यदि सफाई कर्मचारियों की लंबित पड़ी मांगें नहीं मानी गई तो अब की बार भाजपा होगी बाहर। यह कहना है कर्मचारी नेता पुरुषोत्तम दानव का। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के सफाई कर्मचारियों ने आदमपुर उपचुनाव में भाजपा का विरोध करने की रणनीति तैयार कर ली है। उन्होंने बताया कि सफाई प्रहरी अपने बच्चों को सुबह सोते हुए छोड़कर सफाई व्यवस्था में जुट जाते हैं। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम दानव ने कहा कि लोगों के
सुबह की शुरुआत मंदिरों से होती है, लेकिन सफाई कर्मचारियों के सुबह की शुरुआत शहर की सफाई के साथ होती है। जब लोग अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रहे होते हैं, तब सफाई कर्मचारी अपने बच्चों को सोया हुआ छोड़कर शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश भर के सफाई कर्मचारियों के साथ अन्याय और शोषण हो रहा है। सबसे बड़ा शोषण ठेका कर्मचारियों के साथ हुआ है, जिन्हें सिर्फ गुजरात के ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए नौकरी से निकाल दिया गया है। दानव ने कहा कि पहले लोकल स्तर पर ठेका दिया जाता था, लेकिन अब भिवानी की सफाई व्यवस्था का ठेका भोपाल की कंपनी व हरियाणा की सफाई व्यवस्था का ठेका गुजरात के किसी ठेकेदार को दे दिया गया है, जिसके विरोध में सफाई नगर पालिका कर्मचारी संघ लामबद्ध हो गए हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही हटाए गए ठेका कर्मचारी को वापस लेने सहित अन्य मांगे नहीं मानी गई तो एक बार फिर से हड़ताल करेंगे और न केवल शहर बल्कि पूरे प्रदेश को गंदगी के ढेर में तब्दील कर देंगे। पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, संबंधित कर्मचारी संघ हरियाणा, हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप पत्रकार साथी हो, कि लोगों की जो शुरुआत होती है वो मंदिरों से, मस्जिदों से, गिरजाघरों से और गुरुद्वारों से होती है। एक वाल्मीकि समाज एक ऐसा समाज है जिनकी शुरुआत शहर की स्वच्छता को लेकर है, जनता की स्वच्छता को लेकर है, उनसे इनकी शुरुआत होती है। उनको यह भी नहीं पता होता कि दूसरे लोग तो अपने बच्चों को तैयारी करने के लिए स्कूल के लिए लग जाते हैं और ये अपने सुते बच्चे को छोड़कर खाटों पे और शहर की सफाई व्यवस्था के लिए निकट जाते हैं। और हमने सरकार को 15 सूत्रीय मांग पत्र हमारा दिया है, तो उस पर हमारा आंदोलन जारी है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि वाल्मीकि प्रकट दिवस है जो वो 7 तारीख को हरियाणा सरकार के लेवल पर मनाया जा रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो सफाई का जो गृणात्मक काम है, जो वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं जो आर्थिक तौर पर भी कमज़ोर है, मानसिक तौर पर भी कमज़ोर है और राजनीतिक तौर पर भी कमज़ोर है, आज तक डी ग्रुप की जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं उनमें एक भी सफाई कर्मचारी की, सीवरमैन की किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं हुई है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो ये हमें जो 15 सूत्रीय जो हमने जो मांग पत्र जो सरकार को दिया है, जिसमें हमारी सभी मांगे जायज़ है, जिसमें हमारा जोखिम भत्ता है और कच्चा कर्मचारी पक्का है। जो सबसे बड़ा जो शोषण हो रहा है सफाई कर्मचारी का, जो ठेका प्रथा को लेकर हो रहा है, ठेकेदार अनेक प्रकार का इनका शोषण करता है, शारीरिक शोषण भी करता है और आर्थिक शोषण भी कर रहा है। इन सभी बातों पर अंकुश लगाने के लिए हमने आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा सरकार तक अपनी ये बातें पहुँचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने ये आयोजन किया है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, तो हमारा 4 तारीख को झाड़ू प्रदर्शन था, 12-13 तारीख को हमारी 2 दिन की भूख हड़ताल है कंटिन्यू, और उसके बाद में 20 और 21 तारीख की हमारी हड़ताल है। और अगर जो 20 तारीख तक सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी गई तो ये हड़ताल लंबी खिंचेगी। वीरवार को हनुमान ढाणी चौक पर अनुराग बैंकेट हॉल का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर हनुमान जोड़ी धाम मंदिर महंत शरणदास महाराज ने बैंकेट हॉल का शुभारंभ किया। उद्घाटन अवसर पर संचालक रामनिवास शर्मा व सुशील गुप्ता ने बैंकेट हॉल की व्यवस्था व संचालन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शहर के मध्य में एक बैंकेट हॉल की शुरुआत की गई है, जिसमें मध्यम वर्ग और सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। यह बैंक्वेट हॉल आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित रहेगा, जिसमें सभी जगह एसी भी लगे हुए हैं। यह बैंक्वेट हॉल पूरी तरह से वातानुकूलित होगा। वहीं इसमें सजावट के लिए आधुनिक झूमर का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें म्यूजिकल झूमर लगे हुए हैं और इसके साथ ही साथ यहां पर जनरेटर की भी विशेष व्यवस्था की गई है। संचालक रामनिवास शर्मा ने बताया कि हनुमान ढाणी चौक पर एक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बैंक्वेट हॉल का निर्माण किया गया है। इस बैंक्वेट हॉल में सभी सुविधाएं दी गई हैं। इसमें विशेष रूप से डाइनिंग हॉल का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही साथ एक सेलिब्रेशन हॉल भी बनाया गया है, जिसमें विवाह शादी में अन्य सभी फंक्शंस को लेकर विशेष व्यवस्था की जाएगी। सुशील गुप्ता ने बताया कि उनके द्वारा पिछले 20 वर्षों से भिवानी और आसपास के क्षेत्रों में कैटरिंग की सुविधा दी जा रही है और इससे हर एक वर्ग अपना उत्सव धूमधाम के साथ मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा विशेष तौर पर कैटरिंग की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें अलग अलग तरह के थीम के ऊपर कैटरिंग की व्यवस्था है। वहीं आवश्यकता अनुसार उनके द्वारा समय समय पर ज़रूरतमंदों की मदद भी की जाती है और ज़रूरतमंद लोगों को शादियों में विशेष छूट भी दी जाती है। अनुराग बैंक्वेट जो बनाया है वह शादियों के लिए और भी कार्यक्रम जो है इस इलाके में जो ज़रूरत भी थी, ज़रूरत के हिसाब से एक अच्छी व्यवस्था देने का इनका मन था और भगवान इनको आशीर्वाद दिया कि अच्छी जो है सुविधा भी देंगे, अच्छी व्यवस्था भी देंगे, अच्छी मैनेजमेंट भी रहेगी। और मुझे भी यहाँ जाने का मौका मिला है
शुभारंभ मेरे हाथों से हुआ। तो मैं ये इनसे ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में आप गरीबों को भी देखना है, क्योंकि हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, उसमें पैसे को नहीं देखना है, परमार्थ का काम भी ज़रूरी है साथ साथ में। तो शर्मा जी से मिलकर बड़ी खुशी हुई जब ये मेरे को निमंत्रण देने गए थे। तो हमने इनसे यही कहा कि आप जायज़ जो है ना अच्छा काम करें, जायज़ काम करेंगे तो आपको भगवान तरक्की देगा, आगे बढ़ोतरी होगी और आपका काम बढ़िया चलेगा। जी, आज अनुराग बैंकेट हॉल का इनॉग्रेशन है और ये हमारे बहुत अच्छे नगर के प्रतिष्ठित आदमी हैं RN शर्मा जी, और अनुराग जी कंप्यूटर इंजीनियर है और उन्होंने ये एक देश और समाज के लिए एक अच्छा स्थान बनाया है और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और बहुत बहुत बधाई, साधुवाद कि इनका बैंकेट हॉल समाज के उपयोगी आए और समाज के अच्छे कार्यों के लिए प्रयोग हो। मेरा नाम रामनिवास शर्मा है। तो इस एरिया में ऐसी सुविधा की मुझे आवश्यकता महसूस हुई, तो ये हमने यहाँ पर अनुराग बैंकेट के नाम से कई सुविधाओं के साथ ये आधुनिक ढंग से बनाया हुआ हमने बैंकेट हॉल बनाया है। इसमें सुविधाएं हैं, फुल्ली एसी है ये, और जो भी चीज़ें डेकोरेशन की, जैसे ये आपका रूफ है या फॉल सीलिंग है, उसके ऊपर हमने झूमर लगाए हुए हैं जिससे म्यूजिकल आवाज़ भी आती है, और उस डेकोरेशन के होने से हमें और ज़्यादा डेकोरेशन की हॉल के अंदर जरूरत नहीं पड़ती। एसी हमारे हर हॉल में है, ऊपर भी हॉल, डाइनिंग हॉल है, एक सेलिब्रेशन हॉल है, ऊपर रूम्स हैं, एसी रूम्स हैं। इस तरह से हमने अत्याधुनिक सुविधाएं देने का पूरा प्रयास किया है। उसके लिए हमने न्यूनतम खर्चे में हर एक आदमी इसको करे, इस हिसाब से हम इसको चलाएंगे। और क्या खासियत है इस होटल में? क्या कैटरिंग रहेगी, किस प्रकार की? कैटरिंग इनके लिए, कैटरिंग इसके हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं, हमारे कैटरर हैं गुप्ता जी हमारी कैटरिंग करेंगे। और इसमें हर तरह के जो टेंट की सुविधा है, कारपेट है, मंडप है, स्टेज है, और जो भी जिस तरह का भी सौदा है वो हम ये विष्णु जी से ले रहे हैं। ये इनका श्रृंगार टेंट। मैं सुशील कुमार गुप्ता फूड कैटरर से आज अपने यहाँ हनुमान गेट, हनुमान ढाणी चौक के ऊपर अनुराग बैंकेट हॉल खुला है नया, उसकी ओपनिंग है और महंत चरणदास जी महाराज के सानिध्य में उनकी ओपनिंग रहेगी। यहाँ का जो कार्यक्रम होगा महाराज। वह भी वक्त था कि जब भारत के नागरिक विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करके गर्व महसूस करते थे, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार के स्वदेशी नारे ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करवाने पर जनता को जागरूक किया। यह कहना है स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक अमित बंसल का। इस अवसर भी उनके द्वारा 105 स्टॉल्स लगवाकर इलेक्ट्रॉनिक व घरेलू वस्तुओं को दर्शाने के लिए मेले का आयोजन किया गया। स्वदेशी जागरण मंच पिछले कई वर्षों से प्रयासरत है। वे संगठन द्वारा स्वदेशी निर्मित वस्तुओं के उत्पाद व बिक्री को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर प्रयास किए जाते रहे हैं। स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक अमित बंसल ने बताया कि इस वर्ष बहुत ही भव्य स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है। 2.5 एकड़ में लगने वाले इस मेले में विभिन्न प्रकार की 105 स्टॉल्स, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू जरूरतों का सामान, पूजा हवन सामग्रियां, साज सज्जा, हस्तशिल्प का प्रदर्शन व बिक्री की जाएगी। इसके साथ ही साथ मेले में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं जैसे दीप सजाओ, रंग भरो, चित्रकला, मेहंदी, लघु नाटिका, कुकिंग विदाउट फायर, प्रश्नोत्तरी, भारतीय परिधान प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। मेला परिसर में विभिन्न प्रकार के भारतीय पकवानों के स्टॉल्स भी लगाई जाएंगी। स्थानीय कलाकारों के प्रोत्साहन हेतु उन्हें भी मंच प्रदान किया जाएगा। मेले की तैयारियों का ब्यौरा देते हुए सह संयोजक राजीव मित्तल ने बताया कि मेले से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के मेले का थीम पर्यावरण संरक्षण रहेगा। मेला परिसर में स्वच्छता पर विशेष तौर पर जोर दिया जाएगा। मेला आरंभ होने का समय प्रातः 9 बजे से रहेगा, जो रात्रि 9 बजे तक प्रतिदिन चलेगा। जितने भी स्टॉलर्स हैं जिन्होंने आज स्टॉल्स बुक की गई है, उनकी एक यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई थी। उनको मेले से संबंधित सभी जानकारी यहाँ पे साझा की गई। उनको अपनी स्टॉल्स बताई गई किस किस की स्टॉल कौन कौन सी हैं, और स्टॉल्स में उन्होंने क्या क्या नियम और निर्देश रहेंगे उनके लिए, वो हमने यहाँ पर उन स्टॉलर्स को सबको बताया गया। इस मेले के अंदर 100 से ऊपर स्टॉल्स हैं, जिसमें 20 स्टार्टअप भी हैं, इसके अलावा 20 स्टार्टअप भी हैं। और इस मेले के अंदर हर तरह की स्टॉल्स अवेलेबल है, जिसमें आयुर्वेदिक स्टॉल्स भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक की भी हैं, फर्नीचर्स की भी हैं, मतलब कि कुछ प्रमोशन की स्टॉल्स भी हैं। हर तरह की स्टॉल्स इस मेले के अंदर उपलब्ध है। इस मेले में सांस्कृतिक प्रोग्राम, बच्चों की प्रतियोगिताएं,
9 तरह की प्रतियोगिताएं बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, जिसके अंदर चित्रकला प्रतियोगिता भी हैं जो 3 दिन लगातार रहेंगी। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर स्टॉलर्स हैं और व्यापारी हैं, उनके माध्यम से कुछ लक्की ड्रॉ की स्कीमें भी यहाँ दी गई हैं। लक्की ड्रॉ कूपन स्कूल के माध्यम से और मार्केट के द्वारा में बांटे गए हैं। उन लक्की ड्रॉ के अंदर एलईडी का इनाम, एलईडी है, डबल बेड के गद्दे हैं, वॉशिंग मशीन है, इस तरह काफ़ी इनाम्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और तीनों दिन वो लक्की ड्रॉ के माध्यम से यहाँ पे अनाउंस किए जाएंगे। मतलब जो भी विजिटर के पास लक्की ड्रॉ कूपन है वो लक्की ड्रॉ कूपन लेकर यहाँ पर आए और आने के बाद बॉक्स के अंदर उसको डाले और इनाम भी पाए और मेला भी देख के जाए। इस मेले के अंदर एक विश्व का सबसे बड़ा हुक्का की एक स्टॉल लग रही है, एक स्टॉल हुक्के की लग रही है। हुक्के आपने देखे होंगे कि मिट्टी हुक्के जो होते लोहे के होते हैं या फिर पीतल के होते हैं। यहाँ भिवानी के अंदर एक मैन्युफैक्चर है जो लकड़ी के हुक्के बनाता है और उसने दावा किया कि उसका जो हुक्का है वो विश्व का सबसे बड़ा हुक्का है। उसके अंदर 172 लीटर पानी आता है, जिसकी यहाँ पर वो प्रदर्शनी के रूप में उसको लगाएगा। वो भी एक आकर्षण का केंद्र इस मेले का रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइक्स, कार्स की भी स्टॉल्स यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। एक फूड कोर्ट का भी यहाँ पर बहुत ही शानदार आयोजन किया गया इस मेले के अंदर, जिसमें लजीज भोजन यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। आने वाले को फैमिलियर माहौल मिलेगा। और अब की बार इस मेले की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि हाँ, हमने जितने भी व्यापारी भाई हैं उनके लिए एक लग्जरी लुक देने की कोशिश की है। अब तक जितने मेले थे उससे ये मेला जो हमारा एक लग्जरी लुक का मेला है। आपने देखा भी होगा कि 3D मैट जैसे हमने नीचे कारपेट बिछाए हैं और जितने भी स्टॉल्स हैं टावर टेंट के माध्यम से यहाँ हमने लगाई हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी व्यापारी भाई यहाँ आए उसको एक लुक मिले और जो स्वदेशी जागरण मंच का एक अभियान चल रहा है, स्वावलंबी भारत अभियान, उसके तहत हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि व्यापारी को प्रोत्साहित करना और उसको सम्मान करना। उसी के माध्यम से हम यहाँ पे सारे इवेंट कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज आ रहे हैं इसके अंदर उद्घाटन सर जो है वो हमारे अखिल भारतीय संगठक हैं श्री कश्मीरी लाल जी, स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय हैं। उनके द्वारा इसका उद्घाटन रहेगा और हमारे माननीय विधायक घनश्याम सराफ जी इस मेले का उद्घाटन करेंगे। और जिसमें सानिध्य जो रहेगा वो हमारे महंत चरणदास जी का रहेगा और काफ़ी अन्य जो शहर के गणमान्य व्यक्ति इस उद्घाटन सर पे उपस्थित रहेंगे। और समापन जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं माननीय कंवर गुर्जर जी, वो इसका समापन करेंगे। समापन पे भी हमारे साथ नवीन गोयल जी रहेंगे, प्रदेश प्रमुख है पर्यावरण संरक्षण गतिविधि, और उनके साथ श्री सत्यनारायण जी मित्तल मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे, माननीय विभाग संचालक हैं। और उसके अलावा शहर के काफ़ी गणमान्य व्यक्ति इसमें उपस्थित रहेंगे। स्कूलों को भी निमंत्रण दिया गया है? स्कूलों में सब स्कूलों को निमंत्रण दिया गया है। उसके अलावा स्कूलों में यहाँ पे जितनी प्रतियोगिताएं होंगी उसके लिए भी हमने उनको आमंत्रित किया है। चित्रकला का तो आपने बता दिया जैसे, और इसके अलावा क्या क्या? रंग भरो प्रतियोगिता रहेगी। इसके अलावा लोक नृत्य है, मेहंदी है, फैंसी ड्रेस है, लघु नाटिका है, दीप सजाओ है और कुकिंग विदाउट फायर है और भारतीय परिधान भी है इसके अंदर। मेले का उद्देश्य क्या है? मेले का मुख्य उद्देश्य ये है कि जी जो व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, जो आज एडवर्टाइजमेंट पे अपना पैसा नहीं लगा सकता, इस मेले में 3 दिन के अंदर हमारी जो अनुमानित है 40 से 50 हज़ार का विजिटर यहाँ पे 3 दिन के अंदर आएगा। एक व्यापारी यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन भी करेगा, स्कीम भी बताएगा और लोगों को बताएगा मैं ये प्रोडक्ट भिवानी के अंदर बना। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।